1985 में टाइटैनिक का मलबा ढूंढा गया था, जो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में सेंट जॉन्स के साउथ में 700 किलोमीटर की दूरी पर है। ओशियन गेट कंपनी अपने टाइटन सबमरीन की सहायता से यात्रियों को 3800 फीट की गहराई पर इस मलबे को दिखाने का काम करवाती है। रविवार को गायब टाइटन सबमरीन पनडुब्बी ऐसे ही अपने एक मिशन पर था जब पनडुब्बी के क्रू का समुद्र के ऊपर मौजूद उसके जहाज पोलर प्रिंस से संपर्क टूट गया। ये संपर्क 1 घंटे 45 मिनट में ही टूट गया था। इस जहाज के जरिए पनडुब्बी को मलबे की लोकेशन तक पहुंचाया जाता था। लापता पनडुब्बी एक ट्रक के बराबर बड़ी थी और इसमें 5 लोग सवार थे। आमतौर पर इस पनडुब्बी में आपात स्थिति में 4 दिन की ऑक्सीजन होती है। ये पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनी पनडुब्बी है जो न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन से यात्रा शुरू करती है और मलबे तक जाती है। समुद्र में उतरने से लेकर वापस ऊपर आने में इसमें तकरीबन 8 घंटों का समय लगता है। इस पनडुब्बी का वजन 10,432 किलोग्राम है और ये 13,000 फुट की गहराई तक जा सकती है। 8 दिन की इस यात्रा के लिए $2.5 लाख यानी 2 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि की टिकट खरीदी जाती है। न्यू फाउंडलैंड में बीते 40 सालों में बेहद कड़ाके की सर्दियों के बाद ये साल 2023 में टाइटैनिक तक पहुंचने वाला पहला और इकलौता मानवीय मिशन था। इस साल एक यात्रा यही थी, जबकि जून 2024 में 2 यात्राएं और होनी हैं। एक सबमर्सिबल पनडुब्बी आम पनडुब्बी से अलग होती है। एक आम पनडुब्बी किसी तट से स्वतंत्र तरीके से खुद आ और जा सकती है, जबकि एक सबमर्सिबल पनडुब्बी के पास बहुत सीमित ताकत होती है और उसे समुद्र के नीचे जाने और ऊपर आने के लिए एक जहाज की जरूरत होती है। वैसे पनडुब्बी में वापस सतह पर आने में मदद करने के लिए कई सुरक्षा सिस्टम मौजूद हैं, जैसे ट्रिपल वेट्स जो हाइड्रोलिक टेक्निक की मदद से पनडुब्बी को ऊपर ला सकती है। दूसरा रोल वेट्स, अगर हाइड्रोलिक टेक्निक फेल हो जाए तो पनडुब्बी के भीतर बैठे लोग पनडुब्बी के एक छोर पर जाकर वजन कम कर सकते हैं, उसके बाद दूसरे छोर पर जाकर वजन कम कर सकते हैं। इससे ग्रेविटी के आधार पर समुद्र तल पर टिकी पनडुब्बी एक तरफ से उठने लगेगी। तीसरी टेक्निक बैलेंस बैग्स होती है। पनडुब्बी के नीचे धातु से भरे बैग्स लगाए जाते हैं। मोटर के इस्तेमाल से इन्हें रिलीज किया जा सकता है। चौथी टेक्निक फ्यूजिबल लिंक्स होती है। ये वो खास किस्म के तार हैं जिनके साथ बैलिस्टिक बैग्स को पनडुब्बी के साथ जोड़ा गया है। पनडुब्बी अगर लगातार 16 घंटों तक पानी के भीतर रहती है और अगर किसी कारण से इसकी इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक टेक्निक फेल हो जाती है तो ये लिंक्स अपने आप गल जाते हैं और बैलेस्ट बैग पनडुब्बी से अलग हो जाते हैं। एक और ख़ास टेक्निक जिसे थ्रस्टर्स कहते हैं, ये पनडुब्बी को ऊपर की तरफ धक्का दे सकती है। पनडुब्बी के लेग को पनडुब्बी के मुख्य भाग से अलग किया जा सकता है। इससे भी पनडुब्बी तल के ऊपर उठने लगेगी। क्रू पनडुब्बी में मौजूद एयर बैग्स को फुला सकते हैं। ऐसा करने से पनडुब्बी तल के ऊपर उठने लगेगी। ये कुछ सिस्टम होते हैं जो पनडुब्बी में जनरली यूज किए जाते हैं। इस खोजी और बचाव अभियान में अमेरिकी कनाडाई एजेंसियों के अलावा नौसेना, डीप सी में उतरने वाली व्यावसायिक कंपनियां भी लगी थी, जो सैन्य विमानों, पनडुब्बियों और सोनार टेक्निक की मदद से पनडुब्बी को खोज रही थी। इसमें कई प्राइवेट जहाज भी उनकी मदद कर रहे थे। एक रिमोट पनडुब्बी वाला व्यावसायिक जहाज डीप एनर्जी भी उस जगह पहुंच चुका था जहां पे ये पनडुब्बी मिस हुई थी। बचाव कर्मियों के लिए सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि वो नहीं जानते थे कि वो समुद्र तल के नीचे देखें या सतह पर देखें। इसके साथ ही 3 C-30 हरकुलस विमान भी इस खोजी अभियान में लगे हुए थे, जिनमें से 2 अमेरिका और 1 कनाडा का था। इसने समुद्र की सतह पर खोजी अभियान चलाया था ताकि आसमान से सतह पर पनडुब्बी को खोजा जा सके। सोमवार तक अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने लगभग 10,000 स्क्वायर मील के इलाके में खोजबीन कर लिया था। इस बीच लगातार बदलते मौसम और बेहद खराब विजिबिलिटी जैसी चुनौतियों से भी बचाव दल को संघर्ष करना पड़ रहा था। बचाव कर्मियों को लगभग 40 किलोमीटर की गहराई तक अपना खोजी अभियान चलाना था, क्योंकि पानी में रेडियो और GPS सिग्नल्स नहीं जा सकते हैं। सोनार टेक्निक या साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की मदद से पानी के अंदर चीज़ों को पहचाना जा सकता है और इसे अक्सर गहरे समुद्र में दुश्मनों की पनडुब्बी को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही बचाव दल पनडुब्बी के प्रोपेलर्स और उसकी मशीन से निकली साउंड को भी सुन सकते हैं। पनडुब्बी से क्रू सोनार के जरिए लोगों का शोर भी सतह पर मौजूद जहाज तक पहुंचा सकता है। पनडुब्बी अगर पानी के बहुत अंदर थी तो उसे ढूंढ पाने में बहुत मुश्किल होगा। इसकी वजह
पनडुब्बी का साइज और इसके टाइटैनिक के मलबे के बीच होना था। टाइटैनिक का मलबा समुद्र की सतह में 3800 मीटर नीचे दबा हुआ है और ओशन गेट कंपनी के अनुसार टाइटन दुनिया में मौजूद उन 5 सबमर्सिबल में से एक थी जो समुद्र में लगभग 13,000 फीट की गहराई तक जा सकती थी, जहां टाइटैनिक का मलबा है। सबमर्सिबल एक्सपर्ट के अनुसार अगर टाइटन पनडुब्बी समुद्र तल पर कहीं थी और खुद से ऊपर नहीं उठ पा रही थी तो बचाव दल के पास बहुत ही लिमिटेड रास्ते बचते थे। 200 मीटर से अधिक गहरे पानी में कम ही ऐसी पनडुब्बियां या रेस्क्यू उपकरण हैं जो उस गहराई तक पहुंच सकें। डाइवर्स भी इतनी गहराई में नहीं जा सकते। नौसेना के पनडुब्बियों के लिए मौजूद रेस्क्यू उपकरण भी ऐसे नहीं थे जो टाइटैनिक की गहराई के पास तक भी पहुंच सकें। गहराई में किसी भी तरह के बचाव कार्य को अंजाम देने के लिए मानव रहित रिमोट कंट्रोल व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था, जिसे हम आरओवी भी बोलते हैं। पर यह स्पष्ट नहीं था कि क्या आरओवी वाकई में टाइटैनिक की गहराई तक पहुंचने में सक्षम है या नहीं, क्योंकि ऐसा अनुमान था कि टाइटन वही कहीं नीचे आसपास ही है। इस बीच एक गंभीर समस्या और थी कि पनडुब्बी में अब 30 घंटे से भी कम समय की ऑक्सीजन बची थी। इस पनडुब्बी में पाकिस्तान के अरबपति, उनके बेटे, ब्रिटेन के एक बिजनेसमैन और इस पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ और एक फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल ऑनरी भी इस पनडुब्बी में शामिल थे। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार पनडुब्बी जहां गायब हुई थी वहां से एक जोरदार आवाज सुनी गई थी जो कई घंटों तक आई थी। अमेरिकी मीडिया CNN ने भी इस बात की पुष्टि की कि मंगलवार की रात को कई बार इस आवाज को सुना गया था। न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार साल 2018 में ओशन गेट के एक्सपर्ट ने कंपनी की पनडुब्बी टाइटन को लेकर चिंताएं जाहिर की थी और इसमें कंपनी के सीईओ को खत लिखा था। उन्होंने पनडुब्बी में खामियों को लेकर चेतावनी जाहिर की थी, जिसे नजरअंदाज किया गया और इसके बाद उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया था। बुधवार तक मध्य अटलांटिक के गहरे पानी में बचाव अभियान जारी था, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लग सका था। इस बीच रिमोट पनडुब्बी वाला व्यावसायिक जहाज डीप एनर्जी भी उस जगह पर पहुंच चुका था जो 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक के मलबे के पास गायब पनडुब्बी को ढूंढ सकता था। पनडुब्बी में बैठे लोग खुद बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि पनडुब्बी को बाहर से मजबूती से सील किया होता है। ऐसे में अगर पनडुब्बी सतह पर आ भी जाती तो यात्रियों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इस पनडुब्बी को कंपनी के कर्मचारी सिर्फ बाहर से ही खोल सकते थे। आखिरकार गुरुवार को इस पनडुब्बी का मलबा समुद्र की सतह पर पड़े होने की जानकारी सामने आई। अब बचावकर्ता इस दुर्घटना के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। अब तक मलबे के 2 ढेर मिले हैं। एक ढेर में टाइटन का पिछला हिस्सा मिला है और वहीं दूसरी ओर टाइटन का लैंडिंग फ्रेम दिख रहा है। ये इस बात का संकेत देता है कि पनडुब्बी में धमाका हुआ होगा। इस पनडुब्बी में ब्लैक बॉक्स नहीं था, ऐसे में आपको इसकी अंतिम लोकेशन की जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त इस दुर्घटना की जांच की प्रक्रिया किसी विमान हादसे की जांच से अलग नहीं होगी। पनडुब्बी के मलबे को समुद्र से बाहर निकालने के बाद उसके एक एक कतरे की बहुत ही सटीकता से जांच की जाएगी। मलबे को माइक्रोस्कोप से भी गुजारा जाएगा ताकि कार्बन फाइबर जॉइंट्स को समझा जा सके और उसमें सूक्ष्म दरारें भी तलाशी जाएंगी, जिनसे ये पता चलेगा कि इस पनडुब्बी के अंत की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इस दौरान जांचकर्ता जिस बड़े सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे वो ये है कि क्या हादसे की वजह ढांचागत असफलता थी। अगर ऐसा हुआ था तो सबमरीन पर उतना दबाव पड़ा होगा जितना एफिल टावर का वजन है। पनडुब्बी के मूल हिस्से में भयानक विस्फोट से हादसा हुआ होगा जिसमें पनडुब्बी बहुत तेजी से बहुत कम जगह में सिकुड़ गई होगी। कुछ विशेषज्ञों की राय है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो क्या ये ठीक ढंग से टेस्टिंग नहीं किए जाने की वजह से हुआ। अगर कार्बन फाइबर बनाए जाने के दौरान उसमें कोई भी कमी होती है तो उससे नुकसान हो जाता है। कार्बन फाइबर और टाइटेनियम को जोड़ने वाले हिस्सों की भी काफ़ी सटीकता से जांच किए जाने की ज़रूरत होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या टाइटन पनडुब्बी में सवार 5 लोगों के शव समुद्र की तह से निकाले जा सकेंगे। इसका जवाब ये है कि समुद्र तल पर हालात बेहद मुश्किल हैं। जानकार ये कहते हैं कि जिस जगह पनडुब्बी का मलबा मिला उस जगह के आसपास पानी का दबाव इतना अधिक है कि ऐसा कर पाना लगभग असंभव है। हादसे की जगह पर जो दबाव है वो ऐसा है मानो पनडुब्बी पर किसी ने पूरा का पूरा एफिल टावर रख दिया हो। जानकारों की माने तो पनडुब्बी का ढांचा ही वो चीज़ था
जो पनडुब्बी के भीतर मौजूद 5 लोगों को पानी के इस दबाव से बचाकर रखे हुए था। पर आप खुद ही सोचिए कि इतने अधिक ताकत से आप पर पड़ने वाले दबाव से आपको बचाने वाली चीज ही अगर एक क्षण में नष्ट हो जाए तो क्या होगा? पानी बहुत अधिक ताकत के साथ आपसे टकराएगा, जैसे 1000 टन का प्रेशर आप पे पड़ रहा हो। शवों को निकालने के लिए हादसे की जगह तक तुरंत पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। ऐसा अधिक दबाव के कारण है। जब अधिक दबाव के कारण छोटी पनडुब्बी फट गई होगी तो आप समझ सकते हैं कि शवों के साथ क्या हुआ होगा। इसलिए शवों को वहां से लाने की कोई उम्मीद नहीं बची है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल मिस्टीरियस डोमिनियन।